Hello champs, I welcome you all to this new video of physical education and इसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर 2 जो कि सीबीएसई ने रिलीज़ किया हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ मेरे को आपको और एक इन्फॉर्म करनी थी कि इससे पहले कि जो फिजिकल एजुकेशन का मैंने सैम्पल पेपर अपलोड किया था वो बाय मिस्टेक डिलीट हो गया था, तो आई हैव अगेन अपलोडेड द वीडियो। सो आप प्लीज़ जाके वो वीडियो दोबारा देखिए ताकि एक सपोर्ट मिले इन वीडियोस को और हम और अच्छे से ग्रो कर पाएँ और मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियोस ला पाऊँ। ऑल्सो मैं जितने भी फिजिकल एजुकेशन की सैम्पल पेपर सीबीएसई के थ्रू रिलीज़ हुए हैं, आई विल डिस्कस ऑल दीज पेपर्स। अलॉन्ग विद दैट आपको क्या करना है, आप जिस भी स्ट्रीम में हैं, चाहे वो साइंस में हो चाहे कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आप कौन से स्ट्रीम से हैं, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि हमारे चैनल पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो किस स्ट्रीम से हैं और मुझे हेल्प मिले कि मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए ज़्यादा प्रेजेंट करूं, बिकॉज बोर्ड्स आने में ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है और आई वांट टू हेल्प यू गाइज फॉर द एग्ज़ाम्स। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू डू दीज थिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर 2। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का जो कोड होता है वो हमें बताइए, जो है कि 48048। ठीक है, और 3 आवर्स का पेपर है एंड मैक्सिमम मार्क्स आर ऑफ 70। ठीक है, तो जर्नल इंस्ट्रक्शंस पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करने वाला है काफ़ी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है उसमें 5 सेक्शंस है, 37 क्वेश्चंस है। सेक्शन ए में जो है 1 से लेके 18 तक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्कर हैं। ठीक है, सेक्शन बी में 19 से लेके 24 क्वेश्चंस तक कैरी करते हैं 2 मार्क्स, जिसमें हमें 60 to 90 वर्ड्स लिखने हैं। सेक्शन सी में 25 to 30 तक क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 25 टू क्वेश्चन नंबर 30 तक, जिसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और हमें उसमें से कोई 5 अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे भी हमें कोई 5 अटैम्प्ट करने हैं, जो कि हमें 100 to 150 वर्ड्स में आंसर्स को अपने कंप्लीट करना है। सेक्शन डी जो है कंसिस्ट करता है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 to 33, जो कि 4 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे कोई इंटरनल चॉइस नहीं है इन क्वेश्चन में। ऑल्सो सेक्शन ई जो है उसमें 34 to 37 क्वेश्चन हैं, जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 200 to 300 वर्ड्स के अंदर हमें इसको कंप्लीट करना है एंड वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3। ठीक है, सो बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ। ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करूँगा, एमसीक्यू क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, कमेंट में लिखना है आपका क्या आंसर है। ठीक है, 1 मिनट का गैप देके 50 सेकंड का गैप देके मैं आपके सामने आंसर डिस्क्लोज करूँगा। ठीक है, और उसके बाद आपको चेक करना है कि आपने आंसर ठीक लिखा कि नहीं। ठीक है, या आप अपनी नोटबुक में भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो कि आप एमसीक्यू जो सॉल्व कर रहे हैं वो रियली आपको एग्ज़ाम में आप प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा है, हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन अ नॉकआउट फिक्चर ऑफ 19 टीम्स। ठीक है, स्टॉप दिस वीडियो, आंसर द क्वेश्चन। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा, मैं आंसर डिस्क्लोज कर रहा हूँ। इसका आंसर है 18। ऐसा इसलिए क्योंकि 19 टीम्स हैं, तो 19 मैचेस तो होंगे नहीं, बिकॉज जो 18th मैच होगा उसके अंदर ही एक विनर आ जाएगा। ठीक है, एक विनर निकल के आ जाएगा और एक टीम जो है लूजर होगी, एक टीम विन होगी। इस वजह से हम टोटल जो मैचेस करेंगे ना नॉकआउट के, वो 18 ही करेंगे, 19 नहीं करेंगे। यहाँ पे कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम 20 या 19 कर सकते हैं। नो, वी ओनली डू 18 मैचेस। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे पहले वाली वीडियोस पे, जो मैंने फिजिकल एजुकेशन की रिलीज़ की थी सैम्पल पेपर की, जो कि गलती से डिलीट हो गई और मैंने उसको अगेन अपलोड किया है। ठीक है, उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि आंसर्स के अंदर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था। देखो, मैंने अपने जो आंसर्स फ्रेम करे हैं वो एनसीईआरटी को देख के किए हैं, तो आपको भी अगर एनसीईआरटी आप फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, ताकि उससे आप एक बार मैच करेंगे तो आपको आंसर्स की क्लैरिटी होगी। ठीक है, सो और मैं अगर आपको कोई परेशानी हुई तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट लेबल्ड assertion and reason, read the statement and choose the appropriate option for the options given below। assertion है कि नॉकआउट और टूर्नामेंट इज एन एलिमिनेशन टूर्नामेंट। इसका रीज़न ये है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में विनर ऑफ ईच मैच एडवांसेस इन द टूर्नामेंट एंड द लूजर गेट एलिमिनेटेड। तो क्या आंसर होगा इसका? ए बी सी डी में से आप बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए या अपने पास लिखिए। तो इसका सही आंसर है हमारा आंसर नंबर ए। यहाँ पे बोथ ए और आर यानी असर्शन और रीज़न ट्रू है
और रीज़न जो है असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट जो विनर होता है वो आगे बढ़ जाता है और जो लूजर होता है वो वहीं रह जाता है, यानी वो टीम से बाहर, वो गेम से बाहर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है नॉकनी, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, बोलेक्स, और लिस्ट 2 में क्या रीजंस की वजह से होता है वो लिखा गया है, या मतलब क्या दर्शाता है ये लिखा गया है। तो आप बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए, A, B, C, D में से क्या आंसर होना चाहिए। आई होप आपने वीडियो का आंसर, क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। सो इसका सही आंसर है आंसर नंबर A। वो इस तरीके से, क्योंकि नॉकनी जो है वो बिलोंग करता है नीज टच, मैं यहाँ पुट कर दूँ, नीज टच ईच अदर इन अ नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है। सेकंड का जो है जिसको हम काइफोसिस कहते हैं वो बिलोंग करता है 1 को, इंक्रीज एक्सेजरेशन ऑफ बैकवर्ड कर्व। लॉर्डोसिस होता है, ठीक है, 4th, यानी इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। एंड 4th जो है बोलेक्स जो है वो वाइड गैप होता है बिटवीन द नीज व्हेन स्टैंडिंग विथ फीट टुगेदर। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। फॉर डेवलपिंग मसल्स विच न्यूट्रिएंट शुड बी इंक्रीज इन द डाइट। ठीक है, मसल्स को इंप्रूव करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, प्लीज आंसर कीजिए। आई होप आपने आंसर करा होगा। इसका सही आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन जो चीज़ है वो हेल्प करती है हमारी मसल बिल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें ये आसन को बताना है कौन सा आसन है ये, A, B, C, D, क्या आंसर हो सकता है। इसका सही आंसर है हल आसन। ठीक है, ये जो पिक्चर शो हो रही है इसमें जो आसन दिखाया गया है वो है हल आसन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच आसन इज पोज लाइक कोबरा, जिससे किसी कोबरा बैठता है, ठीक है, वो कौन सा आसन है, ABCD में से बताइए। इसका सही आंसर है A, दैट इज भुजंग आसन। क्वेश्चन नंबर 7 है, डेफालिम्पिक्स गेम्स वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज इन द ईयर, किस ईयर में ऑर्गेनाइज हुए थे, ABCD में से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 1924। मिनार्क इज डिफाइंड एज, क्या है मिनार्क, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है B, दैट इज बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन। और A क्या है, एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन, इसको हम कहेंगे मेनोपॉज। क्या कहेंगे हम, मेनोपॉज। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, कौन से जो विटामिन्स हैं वो फैट सॉल्युबल है, ABCD, क्या आंसर होना चाहिए इसका। इसका सही आंसर है D, बोथ A और C ऑप्शन आर करेक्ट, यानी A ऑप्शन एंड C ऑप्शन आर करेक्ट, यानी कौन से A, D, E एंड K आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया प्लेट टेपिंग टेस्ट, पुश अप, पार्शल कर्ल अप, मॉडिफाइड पुशअप, ये बिलोंग करते हैं किस कैटेगरी को। आई होप आपने आंसर दिया होगा वीडियो पॉज करके। इसका सही आंसर है A, यानी प्लेट टेपिंग टेस्ट जो है वो बिलोंग करता है रिएक्शन टाइम को। ठीक है। पुशअप जो बिलोंग करता है अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को। पार्शल कर्ल अप जो है वो शो करता है एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को। और जो हमारा मॉडिफाइड पुशअप कर्ल है वो हमारा बिलोंग करता है अपर बॉडी स्ट्रेंथ गर्ल्स की। ठीक है, गर्ल्स की, ये बॉयज़ की थी, ये गर्ल्स की। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी, बोन डेंसिटी, जॉइंट स्ट्रक्चर, कार्डियक आउटपुट या टाइडल वॉल्यूम, क्या जो है फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है। इसका सही आंसर है B, दैट इज जॉइंट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कंसंट्रेशन ऑफ डैश कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग एंड्योरेंस परफॉर्मेंस। ऐसी कौन सी एबिलिटी है जिससे हमारा टॉलरेंस जो होता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ऑफ डैश, और हमें इम्प्रूव होता है एंड्योरिक परफॉर्मेंस में। क्या आंसर है इसका बताइए। इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ अ बॉल इज हिट
and it is stopped by gravitational force. This is an example of which law of motion? कौन से लॉ ऑफ मोशन की बात हो रही है यहाँ पे? इसका सही आंसर है ए, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट फ्रिक्शन प्लेज द लीस्ट इंपॉर्टेंट रोल? फ्रिक्शन का रोल सबसे कम है, कार रेस में, फुटबॉल में, आइस स्केटिंग में या हॉकी में? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आइस स्केटिंग। देखो, आइस स्केटिंग में हमें लेस फ्रिक्शन चाहिए क्योंकि हमें मूव करना है ऑन द आइस, तो वहाँ पे अगर फ्रिक्शन होगा तो हम इजीली मूव नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर तक, तो इसीलिए हमें यहाँ पे सबसे कम फ्रिक्शन चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज रिलेटेड टू विच? एक्सेप्टिंग डिफीट, अचीविंग गोल, ओनली परफॉर्मेंस या हर्टिंग समवन टू गेन समथिंग? क्या आंसर होना चाहिए इसका? देखो, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन हमेशा अपनी गोल को अचीव करने के लिए, एक्सेप्टिंग गोल अचीविंग गोल को अचीव करने के लिए होगा, ठीक है। गोल अचीव करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन शो करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। गिवन बिलो द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजनिंग। अगेन असर्शन क्या है? Aggression is a part of human behavior and is necessary for an individual to live and struggle for higher achievements. इसका रीज़न ये है कि aggression is inevitable and inseparable in sport activity. क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका सही आंसर होगा ए, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ एंड्योरेंस? इसमें से क्या टाइप ऑफ एंड्योरेंस है? इसका सही आंसर है इस स्पेसिफिक एंड्योरेंस। विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन गेम लाइक जूडो एंड रेसलिंग? ओरिएंटेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, एडेप्टेशन एबिलिटी या डिफरेंशिएशन एबिलिटी? क्या आंसर होना चाहिए? आई होप आपने आंसर दिया होगा इसका। इसका सही आंसर है एडेप्टेशन एबिलिटी। ओके, मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो कि है 2 मार्कर की क्वेश्चन, और हमें यहाँ पे खाली 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनलिस्ट एनी 2 एक्सरसाइजेस गाइडलाइन बाय WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, पूछा गया एनलिस्ट एनी 2 एक्सरसाइज गाइडलाइंस बाय WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। क्या आंसर हो सकता है इसका? इसमें आ सकता है कि 2 एज ग्रुप मान लो, कोई भी ले लो, मान लो इन्फेंटहुड लिया, यानी 0 से 2 ईयर्स के बीच में लिया हमने, तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आ सकती हैं? हम इसमें कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ आर्म्स हो गया, ठीक है, मूवमेंट ऑफ आर्म्स, लेग्स, रोलिंग हो गया, क्रॉलिंग हो गया, ग्रास्पिंग थिंग्स हो गया, और ये सब चीज़ें जो छोटा बच्चा करता है, ठीक है, सिटिंग हो गया, कुछ चीज़ को पकड़ना होगा, इससे मोटर स्किल्स की डेवलप होंगी ना, बेबीज़ को करना होता है ताकि वो सेफ, मतलब सेफ एनवायरनमेंट में। और अर्ली चाइल्डहुड हो गया दूसरा वाला, इसको हम कह सकते हैं 7 ईयर्स तक। इसमें हो गया जंपिंग, हल्का फुल्का जंपिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, किकिंग अ बॉल, ठीक है, और बिल्डिंग समथिंग, कुछ बना रहे हैं, ये सब चीज़ें आ सकती हैं हमारी 2 एक्सरसाइज जो कि WHO ने सजेस्ट करी है, ठीक है। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी से दैट प्रोटीन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट? देखिए, इसका आंसर कि एसेंशियल कंपोनेंट इसे बिकॉज ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है इन लाइफ, ये स्ट्रेंथ करता है, इंक्रीज ऑफ मसल्स, फाइबर्स, रिपेयर और मेंटेन करता है बॉडी के टिश्यू, और ऑल्सो कनेक्टेड है हमारे इम्यून मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डाइट का।
क्वेश्चन नंबर 21 है, मेंशन द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन 9 to 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप इन साई खेलो इंडिया फिटनेस चेस्ट। ठीक है, और एक्सप्लेन उसमें से कोई एक को करना है। ठीक है, पहले हमें टेस्ट परफॉर्म बताने कि कौन कौन से होते हैं, उसमें से किसी एक को फिर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहले कह सकते हैं कि हो सकता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी। आपको कोई एक ही लिखना है, सॉरी लिख ले, सारे लिख लो। हाँ ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन कर देना उनको, एक को एक्सप्लेन करना है। फिर कार्डियोवैस्कुलर, एंड्योरेंस और स्पीड। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के अंदर हम 2 लिखें, हम स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करें, मान लो एक को एक्सप्लेन करना है, तो इसमें एब्डोमिनल स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, और एक मसल स्ट्रेंथ हो गई, मसल की एंड्योरेंस। ये कर सकते हैं हम एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को मान लो पार्शियल कर्ल अप से, और मस्कुलर एंड्योरेंस को कर सकते हैं पुशअप फॉर बॉयज़ एंड मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, लिस्ट डाउन द टाइप्स ऑफ बोन इंजरीज। ठीक है, कुछ बोन इंजरीज के बारे में लिस्ट डाउन करना है, खाली एक्सप्लेन भी नहीं करना, लिस्ट डाउन करना है। तो पहली हो सकती है हमारी स्ट्रेस फ्रैक्चर, दूसरी हो सकती है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, तीसरी हो सकती है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, फिर हो सकती है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, और पांचवी टाइप हो सकती है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग क्या है, इज अ मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी। ये इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को बाय डायरेक्टिंग अटेंशन, इंक्रीजिंग एफर्ट, परसिस्टेंस। ये जो गोल होते हैं ये शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। हेल्प कर सकते हैं एथलीट को कि वो फोकस कर पाए अपने एफर्ट्स पे, मोटिवेटेड रह पाए, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाए, और अल्टीमेटली अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिस्ट डाउन इट्स टाइप्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये एक एबिलिटी है जिससे हेल्प हो सकती है इजी मूवमेंट्स में विद ग्रेट एम्पलीट्यूड और विद अ ग्रेट रेंज ऑफ मोशन। हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी को कह सकते हैं रिफर्स टू अ रेंज ऑफ मूवमेंट इन अ जॉइंट और अ सीरीज ऑफ जॉइंट्स, जिसमें लेंथ की जो होती है मसल्स की वो इंक्रीज होती है। क्रॉस और जॉइंट्स जो होते हैं वो इंप्रूवमेंट होती है फ्लेक्सिबिलिटी इंड्यूसिंग अ बेंडिंग मूवमेंट और अ मोशन। अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप हो सकता है एक तो एक्टिव, ये सकता है पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव। ओके, सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं, सी की तरफ, जो कि 3 मार्कर के क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज फॉर द कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज के लिए जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं उसका पर्पस बताना है। देखो आजकल के टाइम पे क्या है, बहुत कॉमन हो गया है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना और उनको पीपल को अवेयर करना रिगार्डिंग पर्टिकुलर कॉज और एनी पर्टिकुलर इशू। तो ये प्रोग्राम जो है सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं है, उसका एक स्पेशल रीज़न भी है। ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं फॉर डिजीज़ लाइक स्वाइन फ्लू, कोई भी डिजीज़ जो फैल रही है उनके रिगार्डिंग, है ना, ये कोई मेजर डिजीज़ फैली हुई है या फंड्स को कलेक्ट करना है फॉर स्पेशल कॉज लाइक फ्लड या अर्थक्वेक। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक रीजंस के साथ आजकल के कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम है ये ऑर्गेनाइज होते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं कि क्या पर्पस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस बाय वुमेन ड्यू टू फीमेल एथलीट टायर्ड इन स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस। ठीक है, इसका क्या आंसर हो सकता है आप बताइए। देखो जो फीमेल एथलीट ट्रायड है एक प्रॉब्लम है जो वुमेन्स फेस करती हैं
बाइल ईटिंग डिसऑर्डर होता है, इसको कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर, या ऑस्टियोपोरोसिस होता है, या एमेनोरिया होता है, ठीक है, एमेनोरिया। तो ये जो फॉलोइंग प्रॉब्लम्स होती हैं जो वुमेन फेस करती हैं ड्यू टू फीमेल एथलीट ट्रेड इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ये इससे क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरी हो सकता है, फीलिंग टायर्ड, जल्दी थकना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्टमक इन्फ्लेशन, या मसल की वीकनेस, या वीक बोन्स, या हार्मोनल इम्बैलेंस, या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। ये जो भी मैंने पॉइंट्स को बोला, ये आप इसको वापस रिपीट करके लिख लीजिए ताकि आपको हेल्प हो इसकी, क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। अब मैं आप हर चीज़ यहाँ पे लिखूंगा तो आप समझ रहे स्पेस का कंस्ट्रेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप वापस वीडियो देखना, मैंने प्रॉपर पूरा बताया कि कौन कौन से, पहले तो डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ये एमेनोरिया हो सकता है, और इससे क्या होता है स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस पे, वो बताया कि रिस्क ऑफ इंजरी बढ़ता है, टायर्डनेस की फीलिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की, स्टमक इन्फ्लेशन, मसल वीकनेस, वीक बोन, हार्मोनल इम्बैलेंस, या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़े तो ये पूछता है, राइट इन डिटेल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत। स्पेशल ओलंपिक भारत के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। तो पैरा ओलंपिक गेम्स जो होती हैं ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है एथलीट्स के लिए, ठीक है, जिसमें फिजिकल, मेंटल या सेंसोरियल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं मोबिलिटी डिसेबिलिटीज, एम्प्यूटीज, विजुअल डिसेबिलिटीज। तो मेन क्या कहते हैं इसका पर्पस क्या है कि, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि हमें जो कि डिसेबल्ड पीपल उनको पार्टिसिपेट करवाना है, ठीक है, और कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, और ताकि जो हर सेक्शन के हैं वो ज्वाइन कर पाएँ स्पोर्ट्स, उनकी स्किल्स को इंक्रीज़ करना है, उनकी फिटनेस को, उनकी करेज को, उनके जॉय को, एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है एथलीट्स की, कह सकते हैं सोशल एक्सेप्टेंस इंक्रीज़ करनी है, रोल मॉडल्स को क्रिएट करना है जो कि स्कूल्स में, कॉलेज में हेल्प कर पाएँ, टीचर्स को ट्रेन करना है, अलॉन्ग विथ कोचेस को भी ट्रेन करना है। तो स्पेशल ओलंपिक भारत जो है ये 2001 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, और इसका मेन पर्पस यही था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, जो पूछ रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ अ डाइट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। देखो, न्यूट्रिटिव डाइट जो होती है, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट किसी भी डाइट का, वो होता है दो एलिमेंट जो प्रोवाइड करते हैं कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, ठीक है, हमारे पूरे बॉडी सिस्टम के लिए, जिसके जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये ऑल दीज थिंग्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे ग्रोथ, हमारे रिपेयर में हेल्प करते हैं, और हमारा मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करते हैं। जबकि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जो होते हैं वो दो कंपोनेंट्स होते हैं डाइट के जिसका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ये नेसेसरी होते हैं बॉडी में फॉर टाइनी क्वांटिटीज़, इन टाइनी क्वांटिटीज़ मतलब कम मात्रा में। ये फ्लेवर, ये टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं हमारे टंग को, ये एक्ट करते हैं फूड एडिक्टिव की तरह, और हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझाया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल स्पोर्ट्स एग्जाम्पल एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ इन स्पोर्ट्स। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मान लो स्विमिंग कर रहे हैं, तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन एविडेंट है इन द प्रोपोर्शन जनरेटेड बाय अ स्विमर्स आर्म स्ट्रोक्स अगेंस्ट द वाटर, ठीक है। जब वो आर्म से अपने वाटर को पीछे ढकलते हैं तो वाटर उसको आगे ढकलता है, तो ये एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जब स्विमर पुल करता है अपने आर्म से वाटर को पीछे की तरफ, एक्शन करता है, इसको एक्शन कहेंगे विद फोर्स, तो वाटर जो एक्सर्ट करता है इक्वल और अपोजिट फोर्स बैकवर्ड टू द स्विमर उसके हैंड पे, जो कि रिएक्शन है, और इस रिएक्शन से वो इस रिएक्शन फोर्स से वो प्रोपेल होता है, स्विमर आगे बढ़ता है फॉरवर्ड थ्रू द वाटर, ठीक है। आई होप इसको मतलब समझे होंगे आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये कोई और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक वाइल रनिंग, ठीक है, वाइल थ्रोइंग अ बॉल, कोई भी एग्जांपल, मैंने स्विमिंग का एग्जांपल लिया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से थर्ड लॉ ऑफ मोशन परफॉर्म होता है। देखो, हाउ वी कैन एनहेंस द परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ सेल्फ टॉक एंड सेल्फ एस्टीम। देखो, सेल्फ टॉक और सेल्फ एस्टीम
बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने में। मोटिवेशनल सेल्फ टॉक्स जो है ज़रूरी होती हैं, प्रोडक्टिव होती हैं, ये बूस्ट करती हैं परफॉर्मेंस बाय हेल्पिंग यू टू बिल्ड कॉन्फिडेंस और एनहेंस योर बिलीव इन द एबिलिटी टू परफॉर्म। ठीक है, और एथलीट्स को पॉजिटिव माइंडसेट रखना ज़रूरी है ताकि उनका कॉन्फिडेंस बना रहे और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो सेल्फ एस्टीम जो है क्रुशियल है स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस में, और ये हेल्प करता है और टॉकिंग इफेक्टिव डिसीजंस में, एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को कम करने में। और इंडिविजुअल जिसमें हायर सेल्फ एस्टीम होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, वो बेटर इक्विप्ड होते हैं टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स और फेलियर्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। सेक्शन अपना है डी की तरफ। ओके, सेक्शन डी की तरफ यहाँ पे कुछ दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर है, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके नीचे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम स्पोर्ट्स है, यहाँ पे बोर्ड एंड लॉजिंग कमेटी है, यहाँ पे पब्लिसिटी कमेटी है, यहाँ पे रिसेप्शन कमेटी, यहाँ पे डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कमेटी है, यहाँ ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें आंसर करने हैं इन इस चार्ट को देख के। पहला है चूज द फंक्शन ऑफ बोर्डिंग कमेटी। क्या फंक्शन है बोर्डिंग कमेटी का? तो इसका सही आंसर क्या है? आई होप आपने आंसर दिया होगा। इसका आंसर है टू टेक केयर ऑफ देयर स्टे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द वर्क ऑफ सेरेमनी कमेटी। सेरेमनी कमेटी का क्या रोल है? इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है टू अरेंज द ओपनिंग सेरेमनी। थर्ड है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी शुड नॉट परफॉर्म। क्या नहीं करना चाहिए उनको, ग्राउंड और इक्विपमेंट कमेटी को? टू प्रोवाइड द मील्स, ये उनका काम नहीं है। वाई कमिटीज आर रिक्वायर्ड, कमिटीज का रिक्वायरमेंट क्यों होती है? आई थिंक इसका आंसर डी होना चाहिए। सारी चीज़ काम करते हैं टू ऑर्गेनाइज द इवेंट इन परफेक्ट मैनर, टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क और टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो कमिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये ब्रॉड आंसर को शो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड हैं। ठीक है, आप बोलते हैं तो मैं इसके सामने इनको भी आपके सामने डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, और कहाँ तक क्वेश्चन है? आई लेट मी चेक। क्वेश्चन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड 4, आई थिंक 4 तक हमें इसको ऐड करना है। चलो ये कर लेते हैं, ऑल्दो बाय द वे हमारे लिए नहीं है बट हम करना हमें डिस्कस चाहिए क्योंकि ठीक है उनको भी हेल्पफुल हो। राम इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन। ही हैज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑर्गेनाइज अ सब जूनियर नेशनल टूर्नामेंट। ही वॉन्ट्स to organize the event at large scale and start distribution the work in various committees. He delegates the duties to different individuals with authority and responsibility. Answer the following question based on the above para. Which committee is responsible to make the event awareness? कौन सी ऐसी कमेटी है ठीक है जो रिक्वायरमेंट होती है फॉर द इवेंट अवेयरनेस? इसका सही आंसर होगा पब्लिसिटी कमेटी। सेकंड है डैश इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। क्या आंसर होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड है द रिसेप्शन कमेटी फॉर द टूर्नामेंट ठीक है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो रिसेप्शन कमेटी की वो रिक्वायरमेंट होती है, आंसर बताइए। इसका सही आंसर है वेलकमिंग द पार्टिसिपेंट्स। और फोर्थ है if the responsibility of a committee is to fix venue, date and timing of the sports events, it is a, इसका सही आंसर होगा प्री मीट कमेटी। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 32 की तरफ। पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट पैरालंपिक्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन, कौन से ईयर में? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है 1960। सेकंड है स्पेशल एजुकेशन इज अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद, इसका सही आंसर है बी इंस्ट्रक्टिंग डिजाइनिंग फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। थर्ड है व्हाई इट कॉल्ड द पैरालंपिक्स। क्या आंसर हो सकता है इसका? देखिए इसका आंसर है
द इवेंट रन पैरेलल विद द ओलंपिक्स, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट पैरालंपिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मोटो ऑफ पैरालंपिक गेम्स? इसका सही आंसर है स्पिरिट इन मोशन। ठीक है, एक अगेन एक क्वेश्चन है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। वन सेकेंड। ओके, अब इसको स्किप करते हैं, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम? क्या प्राइमरी इफेक्ट होगा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का? ये डिक्रीज करेगा हार्ट रेट को, इंक्रीज करेगा स्ट्रोक वॉल्यूम को, डिक्रीज करेगा लंग कैपेसिटी को, डिक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर को। देखिए कोई पॉजिटिव काम हो रहा है। प्राइमरी इफेक्ट एक्सरसाइज करने से क्या है, आपको कुछ पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे सब चीज़ें डिक्रीज, और यहाँ पे ये जो नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। इंक्रीज करे डिक्रीज करेगा हार्ट रेट को, यानी बैलेंस करेगा हार्ट रेट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका सही आंसर है क्या है, द वॉल्यूम ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट पर मिनट, द वॉल्यूम ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट पर बीट। इसका आंसर है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट पर बीट। कार्डियक आउटपुट is the volume of blood ejected by the heart per minute. Blood pressure is the force exerted by the blood against the walls of the arteries. Okay, B. Again question for blind है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है, बट ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके साथ ये भी आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। बस चीज़ ये है कि थोड़ा वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हमने जो स्किप किया था, आई थिंक हमें वो भी एक बार एक्सप्लेन कर लेना चाहिए ताकि उन लोगों को हेल्प हो सके। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया रीड द पैराग्राफ। ठीक है, आप आई होप आप ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे। ठीक है, हम सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the primary focus of Paralympic Games? To promote physical fitness among the children, to involve athletes with a range of physical disabilities in competitive sports. इसका सीधा आंसर समझ आ रहा है पैरालंपिक गेम्स का, किसका आंसर बी है। Who organized the first event that eventually led to the creation of Paralympic Games? इसका सही आंसर है डॉक्टर लुडविग गुटमैन, क्योंकि यहाँ पे पैरा में लिखा है, उन्होंने ही फादर ऑफ पैरालंपिक्स कहते हैं, और उन्होंने फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स को रोम में विद 400 एथलीट्स एंड फ्रॉम 23 कंट्रीज के साथ लॉन्च किया था। In which year were the first official Paralympic Games held? Official Paralympic Games held हुआ था किस ईयर में? देखिए यहाँ पे कहीं इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपको कि पैरालंपिक गेम्स फर्स्ट जो हमारा हुआ था कौन सी ईयर में। आई थिंक हमने एक क्वेश्चन अभी ऊपर किया था, पैरालंपिक गेम्स की रिगार्डिंग था। देखो पैरालंपिक गेम्स 1960 में पहला इवेंट हुआ था, तो इसका सही आंसर आई थिंक 1960 ही होगा, क्योंकि पैरालंपिक्स की ही बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कहीं पे हमारे को ईयर लिखा नहीं है इस पैरा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल पैरालंपिक गेम्स हेल्ड, मतलब व्हाट वर द वेयर वॉज द, ठीक है, कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था, देखिए यहाँ पे अगेन यहाँ पे दिखा लिखा रोम में हुआ था। ठीक है, इन रोम, तो यहाँ पे कहीं रोम है, तो कोई रोम है इटली में, तो ये सही आंसर होगा इसका। हमने पैरा के हिसाब से आंसर्स को मार्क किया। अगेन क्वेश्चन, अमेजिंग एथलीट ऑफ XYZ स्कूल, he is used to do 100-meter event for his school. He used to do hard work throughout the year to get his best performance. One day he got injury in winter season due to improper warming up. He has been given first aid before sent to hospital. तो इस पे पूछा पहला क्वेश्चन, sprain is an injury of, इसका सही आंसर है लिगामेंट। In price treatment, I stand for, तो ये एक्रोनिम प्राइस के अंदर आई जो है वो स्टैंड करता है आइसिंग को। प्राइस का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन, पी का फुल फॉर्म प्रोटेक्शन द इंजर्ड एरिया टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी एंड पेन, आर का है रेस्ट टू प्रमोट हीलिंग, आई का है आइस द इंजरी टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, सी का है कंप्रेस द एरिया टू रिड्यूस स्वेलिंग, एंड ई का है एलिवेट द इंजर्ड एरिया अबव योर हर्ट टू प्रमोट हीलिंग। थर्ड है एब्रेजन इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जॉइंट डिसलोकेशन या इंटरनल इंजरी। आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है
टिश्यू इंजरी, स्किन की टिश्यू की इंजरी। वाई वार्मिंग अप इज नेसेसरी? टू अवॉइड इंजरीज, टू इंक्रीज पल्स रेट, टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, या ऑल ऑफ द अबव? इसका सही आंसर हो सकता है हमारा डी, ऑल द सारी चीज़ें कैन बी अ पार्ट ऑफ वार्मिंग अप विच इज़ नेसेसरी। अब पढ़ते हैं हमारे सेक्शन ई, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है, जिसमें हमें कोई 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये 5 मार्कर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन एनी 4 आसन्स यूज टू प्रिवेंट द हाइपरटेंशन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, बेनिफिट्स, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ एनी वन ऑफ देम विद हेल्प ऑफ अ स्टिक डायग्राम। ठीक है, एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे आसन्स बताते हैं, 4 आसन्स बताने हैं, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करेंगे हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने में। ठीक है, तो पहला हो सकता है हमारा ताड़ासन, कटिचक्रासन, उत्तन पदासन, अर्ध हल आसन। ठीक है, इसके प्रोसीजर और इसके कॉन्ट्रडिक्शन हमें बताने हैं ना। तो किसी एक को पकड़ लेते हैं हम, पहले ताड़ासन को पकड़ लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है इसका। प्रोसीजर में क्या है, ताड़ का मतलब होता है कि पाम ट्री, ठीक है, ताड़ संस्कृत में उसका मीनिंग होता है पाम ट्री। ये आसन होता है, क्योंकि इस आसन से बंदे को, एक पर्सन को स्ट्रेट खड़ा होना था, लाइक अ ट्री, स्ट्रेचिंग हिज होल बॉडी अपवर्ड। प्रोसीजर क्या है, सीधे खड़े होना है, ठीक है, फीट टुगेदर होनी चाहिए, हैंड्स बाय द साइड होने चाहिए ऑफ द थाइस, कीप द बैक स्ट्रेट एंड लुक इन फ्रंट, स्ट्रेच द आर्म्स अपवर्ड, सीधा आपको हाथ उठाना है, कीप देम स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर इन वर्टिकल पोजीशन विद द पाम फेसिंग ईच अदर। ठीक है, और स्लोली हमें क्या करना है, अपनी हील्स को ऊपर करना है एज मच एज यू कैन, अपने टोस तक आना है और स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, और मेंटेन करना है पोजीशन को 5 से 10 सेकंड्स के लिए, और वापस अपनी कम बैक पोजिशन पर आना है, फीट्स को वापस नीचे फ्लोर से टच करना है, अपने आप को धीरे धीरे अपने हाथ्स को नीचे लाना है, अपने थाइस पे वापस, और फिर रिलैक्स करना है। इसके बेनिफिट्स देखिए क्या है, स्ट्रेच करने में हेल्प करता है फॉर द होल बॉडी मसल्स, हेल्प करता है स्ट्रेंथनिंग थाइस, नीज और एंकल्स को। इस आंसर को करने के बाद रेगुलरली चिल्ड्रन में इंक्रीज हो सकता है उसकी हाइट, और इम्प्रूव करता है लेजीनेस में, और रिमूव करता है लेजीनेस और लेथार्जी। प्रिकॉशंस क्या है, इनर और अपर आर्म्स को शुड टच द रिस्पेक्टिव ईयर्स, स्ट्रेच करना है अपनी आर्म्स को और फिंगर्स को इन फुल कैपेसिटी, अपने हेड को सीधा रखना है, नेक को और बॉडी को स्ट्रेट रखना है इन लाइन में, और बेंडिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड अवॉइड करना है। कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हो सकते हैं, जो कंप्लेंट्स हैं वर्टिगो की जिन लोगों को, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, डिस्कस द पर्पस ऑफ रिकली एंड जोन्स फिटनेस टेस्ट एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर एनी ऑफ द 2 बैटरीज इन डिटेल। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ओल्ड एज की है ये, सबको फिट रहना चाहिए, एवरीबडी शुड बी फिट, और काम करना चाहिए, ठीक है, एज लॉन्ग एज पॉसिबल विदाउट एनी पेन। तो इसके लिए प्रॉपर फिटनेस चाहिए सच एजेस में। तो पहले तो कुछ इतने इनफ टेस्ट होते नहीं थे फॉर द फंक्शनल फिटनेस, तो एक टूल रिकॉग्नाइज किया गया जो इवेल्यूएट करेगा फंक्शनल फिटनेस और परफॉर्मेंस ओल्डर एडल्ट्स में। तो डॉक्टर रॉबर्टा रिकली और डॉक्टर जेसी जोन्स ने डेवलप किया था सीनियर फिटनेस टेस्ट फुलरटन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इसको हम फुलरटन फंक्शनल टेस्ट भी कहते हैं। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है। ये होता है बेस्ड ऑन द फंक्शनल फिटनेस फ्रेमवर्क, जो पॉइंट आउट करता है कि वो परफॉर्म कर पाएँ एवरीडे एक्टिविटीज़ को। तो इसके अंदर जो टेस्ट आते हैं वो है चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी, ठीक है, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को, लेग की स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए। फिर आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी, ये अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, आर्म के लिए, स्ट्रेंथ के लिए है। फिर चेयर सिट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। फिर बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर द अपर बॉडी, या अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी के लिए है, और रेंज ऑफ मोशंस के शोल्डर्स के लिए है। फिर 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी है, ये मोटर एजिलिटी के लिए, स्पीड के लिए, बैलेंस के लिए है। और 6 मिनट की वॉक टेस्ट है जो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस और रिकवरी को शो करेगी। अब हमें इसमें क्या करना है,
हमें जो भी मैंने बताया इसमें से आपको किसी दो को एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली। तो आई होप आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है, अपनी बुक्स की हेल्प के साथ। क्वेश्चन नंबर 36 है डिफाइन स्ट्रेंथ, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो है एबिलिटी है मसल्स की कि वो ओवरकम कर पाए रेसिस्टेंस को। स्ट्रेंथ नेसेसरी होती है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड हो डेली लिविंग के साथ ही ना। बैरो और मैगी ने स्ट्रेंथ को डिफाइन किया है, स्ट्रेंथ ऑफ द होल बॉडी और एनी ऑफ इट्स पार्ट्स टू एक्सर्ट फोर्स। ठीक है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, तीनों के बारे में हमें डिफरेंशिएट करना है ना, तीनों को। तो आइसोमेट्रिक के बारे में पहले बताएंगे, फिर आइसोटोनिक के बारे में, फिर आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज के बारे में। तो आइसोटोनिक होती है मूवमेंट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग बॉडी पार्ट्स और ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट विजिबल टू द थर्ड पर्सन। इसमें लेंथ ऑफ एक्सरसाइजिंग मसल डजंट चेंज, लेस मस्कुलर है और लेस मस्कुलर एंड्योरेंस इज डेवलप्ड, और ये एक्सरसाइज जो है परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी जगह पे। ठीक है, ये डेवलप करती है स्ट्रेंथ एट वन प्लेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है डेवलप करती है स्ट्रेंथ और लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्रिएट करती है बोर्डम को, ठीक है, और रिकवरी जो होती है यहाँ पे फैटीग जो होता है वो कम धीरे से होता है। यहाँ पे जैसे हम मान लो एग्जांपल हो गया, हम किसी वॉल को पुश कर रहे हैं, ये हो गई आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है कि मूवमेंट हो रही है बॉडी की पार्ट्स की और जो कि थर्ड पर्सन को दिख रही है, और यहाँ पे जो लेंथ होती है एक्सरसाइजिंग मसल्स की वो चेंज होती है, मोर मस्कुलर होता है, एंड्योरेंस होती है डेवलप, इसमें स्पेसिफिक प्लेस की ज़रूरत होती है। ये स्ट्रेंथ इम्प्रूव करती हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं, और रिकवरी जो होती है मसल की वो फास्टर होती है। इसका एग्जांपल हो सकता है लिफ्टिंग वेट्स। ठीक है, हम एक्सरसाइज करते हैं, लिफ्ट वेट करते हैं ना, वो। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होती है मूवमेंट बट मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड। आइसोकाइनेटिक जनरली इन्वॉल्व करती है मसल के कॉन्ट्रैक्शन में अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जो कि स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए। ये डेवलप करती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ये सेम होती है काइनेटिक स्पीड की तरह। ठीक है, आइसोकाइनेटिक इंक्रीज जो है डन होता है विद मशीन दैट रेगुलेट मूवमेंट, वेलोसिटी और रेजिस्टेंस। ये डेवलपमेंट ऑफ पावर में हेल्प करती है, ये बेटर डेवलपमेंट में हेल्प करती है ऑफ स्पीड एज कम्पेयर टू आइसोटोनिक। इसके एग्जांपल हो सकते हैं रनिंग ऑन ट्रेडमिल विद प्रीफिक्स्ड स्पीड ऑफ स्टेप्स, या बाइसिकलिंग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज के सैम्पल पेपर का। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी इन स्पोर्ट्स। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स जो अपोजिट एफर्ट्स डालता है टू स्लाइड और रोल डाउन ऑन वन बॉडी ओवर द अनदर। विदाउट फ्रिक्शन इट वुड बी इम्पॉसिबल टू वॉक और रन, बट ऑन द अदर हैंड इट इंक्रीज द डिफिकल्टी ऑफ मूविंग ऑल्सो। तो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बिटवीन वन सरफेस एंड अनदर डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ सरफेस और फोर्सेस प्रेसिंग देम टुगेदर। तो जनरली स्पीकिंग स्मूथ सरफेस जो है वहाँ पे लेस फ्रिक्शन होता है देन रफ। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है इज द अपोजिंग फ्रिक्शन विच एक्ट्स बिटवीन टू फोर्स सरफेस इन विच वन टेंड्स टू मूव ओवर द अदर। और डायनेमिक फ्रिक्शन होता है जो एक्ट करता है बिटवीन टू सरफेसेस इन विच वन इज एक्चुअली मूविंग ओवर द अदर। इट मे बी टू टाइप्स, स्लाइडिंग और रोलिंग। तो फ्रिक्शन जो है हेल्पफुल होता है इन स्पोर्ट्स, फ्रिक्शन नेसेसरी होता है, ठीक है, और जो कि हमको पता ही है कि फ्रिक्शन की क्या फ़ायदे हैं वो भी, तो वो हमें एक्सप्लेन करने हैं बस। ठीक है, तो आई होप मैंने आपके साथ पूरा पेपर अच्छे डिस्कस किया और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए एग्ज़ाम ये पेपर। ठीक है, ठीक है, तो आप आई होप आपने साथ साथ आंसर्स को भी सॉल्व किया होगा, और जो भी आपको डाउट लग रहा है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कीजिए, और आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट ऑल्सो अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट होगी। और इसके बाकी के सैम्पल पेपर जो हैं आई विल ऑल्सो मेक वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। अगर आप कहेंगे तो, अगर ज़्यादा लोग कहेंगे तो मैं इसके लिए एक वन शॉट कोर्स भी लॉन्च कर सकता हूँ फिजिकल एजुकेशन का, जो कि हम 3, साढ़े 3, 4 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत रिवीजन में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो वीडियो में बनाने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।